हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा, नए लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ चर्चा को शुरू कर रहे हैं। और वो वैसे बता देता हूँ, ये चैप्टर मेरे ख्याल से कल खत्म हो जाना चाहिए। अगर न्यूमेरिकल भी करा दो तो समझ लो परसों का आधा दिन। ठीक है जी। इसके बाद मेरे पास सिर्फ 3 चैप्टर बचते हैं, पूरा इको का कोर्स खत्म हो चुका होगा। रिवीजन के लिए ठीक ठाक सा टाइम बचता है। ठीक है जी, पूरा इको का कोर्स खत्म हो चुका है, 3 ही चैप्टर बचते हैं। ठीक है जी। आपको पता है स्टैट्स हमने कल वाइंड अप कर लिया है, बल्कि टेस्ट दिया कल तो परसों ही वाइंड अप कर लिया है। और वो भी खत्म ही है, माइक्रो भी खत्म होने की कगार पर। तो बाबू, अब ध्यान थोड़ा ज्यादा कोशिश करना। मैंने पिछली बार भी बोला था, इंडेक्स नंबर जब शुरू किया था, कि कोशिश ये करो कि अगले खराब मत करो। पिछले तो रिवाइज हो ही जाएंगे, अगले खराब करने की कोशिश मत करना। ये सोचो अगले का रिवीजन नहीं करना। ठीक है जी। चलो जी पुत्र, चैप्टर का नाम है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। ठीक है जी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़कर आए हैं, अब प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। बेटा, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के लिए ना रेवेन्यू और कॉस्ट चैप्टर ना अच्छे से पढ़ा होना चाहिए। ठीक है जी। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि भैया, मैंने तो वैसे बहुत अच्छा समझाया, आपने कितना अच्छा समझा वो आपको पता। ठीक है जी। बाबू, कॉस्ट चैप्टर मतलब 15-20 दिन में 2 बार करा दिया। ठीक है। और रेवेन्यू तो 2 ही दिन का चैप्टर था, 2 दिन में ही खत्म कर दिया था। बेटा, समझ में आना चाहिए आज चप्पा चप्पा हर एक अक्षर। फिर भी मैं कहता हूं थोड़ा सा स्लो चलना। तो वो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में सबसे पहली टर्म जो मुझे क्लियर करनी है वो है बेटा प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या चीज होती है, सामने देखना सब। पहले सब सामने देखेंगे, अभी नोट्स छोड़ दो बेटा 2-4 मिनट के लिए। बेटा, प्रॉफिट क्या चीज होती है? बेटा, सिंपल भाषा में बोलो, ये हमारा पिछला चैप्टर, ये उससे पिछला चैप्टर। प्रॉफिट क्या होता है बेटा? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। यानी कि आप कह सकते हो प्रॉफिट क्या है बेटा? डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड कॉस्ट, या एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर कॉस्ट। ठीक है बेटा, रेवेन्यू को अगर और डिफाइन करने का मन करे तो रेवेन्यू होता क्या है? रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो रिसीट आई गुड्स और सर्विस बेचने से वो। और कॉस्ट क्या है? एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये क्या है बेटा? रेवेन्यू क्या है? रिसीट ऑन सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और बेटा, कॉस्ट क्या है? एक्सपेंडिचर ऑन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि प्रॉफिट क्या है? एक्सेस ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि मैंने किया क्या बेटा? इसको भी एक्सपेंड करके लिख दिया, इसको भी एक्सपेंड करके लिख दिया, टीचर का इंप्रेशन अच्छा जाता है। ऑल्दो क्या ये गलत होगा लिखना, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर कॉस्ट इज प्रॉफिट? बिल्कुल गलत नहीं है, 100% ठीक है। लेकिन बाबू, अगर इनको एक्सपेंड करके लिख दो तो वो और अच्छा है क्या प्रॉफिट बेटा? एक्सेस ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है जी, बात समझ में आती है बेटा? हमने कभी टर्म पढ़ी थी इक्विलिब्रियम। क्या होता है इक्विलिब्रियम? मैं भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम या प्रोड्यूसर की बात नहीं कर रहा। इक्विलिब्रियम क्या है? अपोजिशन ऑफ नो चेंज, अपोजिशन ऑफ रेस्ट। और मैं आपसे बोलूं बेटा, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या है? बेटा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या था? जहां पर कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल जाता था, उससे हम बोलते थे बेटा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। बेटा, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या है? जहां पर प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाता है, या आप कह सकते हो मिनिमम लॉस मिल जाता है। ठीक है जी, वैसे मिनिमम लॉस भी इतना एक्यूरेट टर्म नहीं है जितना मैक्सिमम प्रॉफिट है। जहां प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाता है बेटा, उसके बाद वो चाहेगा नहीं कि मैं कोई भी एक यूनिट प्रोड्यूस करूं ज्यादा या एक भी यूनिट प्रोड्यूस करूं कम। मतलब वो जो पोजीशन होगी ना मैक्सिमम प्रॉफिट की, वो पोजीशन ऑफ रेस्ट होगी, जिसके बाद वो बदलना नहीं चाहता होगा। मैं कहता हूं बेटा, प्रोड्यूसर को ना 5 यूनिट बनाने पर मैक्सिमम प्रॉफिट मिला बेटा, वो कभी नहीं चाहेगा 6th यूनिट बनाना, कभी नहीं चाहेगा बेटा 4 ही यूनिट बनाना। जहां पर आके ना वो रेस्ट करना चाहता होगा, यहां अगर वो चेंज नहीं करना चाहता होगा अपने लेवल ऑफ प्रोडक्शन को। समझ में आती है बात?
प्रॉफिट का मतलब समझ में आया कि नहीं है? इक्विलिब्रियम का मतलब सबको पता ही है, अ पोजीशन ऑफ नो चेंज, अ पोजीशन ऑफ रेस्ट। प्रोड्यूसर को कब इक्विलिब्रियम मिलेगा? जब मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। मैक्सिमम प्रॉफिट के बाद वो ना ही बेटा एक्सपेंशन चाहता होगा प्रोडक्शन में, ना ही कॉन्ट्रैक्शन चाहता होगा, ना बढ़ाना चाहता होगा प्रोडक्शन, ना ही कम करना चाहता होगा। समझ आती है बात? पक्का से ये दो टर्म रीड करें बेटा, करते हैं रीड। देखो प्रॉफिट की दो अलग अलग डेफिनेशन है, जो सबसे आसान साफ सुथरी लगे वो याद करते हैं। प्रॉफिट refers to excess of receipt from sale of goods over the expenditure incurred on producing them। बेटा receipt from sale of goods यही तो बेटा रेवेन्यू है, और एक्सपेंडिचर incurred on producing them यही तो बेटा कॉस्ट है। इस चीज को दोबारा डिफाइन भी किया गया, द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एज रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑन प्रोडक्शन ऑफ सच गुड्स इज टर्म्ड एज कॉस्ट। द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड कॉस्ट इज नोन एज प्रॉफिट। सर ये भी बिल्कुल एक्यूरेट है, और इसी को एक्सपेंड करके यहां लिखा हुआ है, ये भी बिल्कुल एक्यूरेट है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? तेज तो नहीं चल रहे? ठीक है स्पीड आगे बढ़ाते हैं जी। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या है? इक्विलिब्रियम रेफर्स टू अ स्टेट ऑफ रेस्ट व्हेन नो चेंजेस रिक्वायर्ड। अ फर्म दैट मींस अ प्रोड्यूसर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट हैज नो इंक्लिनेशन टू एक्सपेंड और टू कॉन्ट्रैक्ट इट्स आउटपुट। ना तो वो आउटपुट बढ़ाना चाहता, ना ही कम करना चाहता, बस रेस्ट करना चाहता है। उसी लेवल ऑफ आउटपुट पे उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है। दिस स्टेट ईदर रिफ्लेक्ट मैक्सिमम प्रॉफिट और मिनिमम लॉस। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? सेम बात को दूसरे शब्दों में यहां लिखा गया, कहता है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम रेफर्स टू दैट प्राइस एंड आउटपुट कॉम्बिनेशन व्हिच ब्रिंग मैक्सिमम प्रॉफिट टू द प्रोड्यूसर एंड प्रॉफिट डिक्लाइन एज मोर इज प्रोड्यूस। बेटा जहां मैक्सिमम प्रॉफिट मिल गया वही प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है, और बेटा प्रॉफिट डिक्लाइन हो जाएगा जैसे ही ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस करने की सोचोगे, उसके बाद बढ़ना नहीं है, बस मैक्सिमम प्रॉफिट मिल चुका है, वही प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। अभी तक कोई दिक्कत कोई परेशानी? दोनों बातें समझ में, और दोनों मैंने बोर्ड पे समझाया वही पढ़वा दिया है, तो सिमिलर ही बात। ठीक है ना जी? बेटा मैं हमेशा बोलता हूं मेरी बात सुनना, वो नोट से ज्यादा आसान मिलेगी। ठीक है ना? अगर वो आसान ना मिले फिर क्या, फिर तो नोट सारी दुनिया के पास है बेटा, तो उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो आगे बढ़ाते हैं बात को। देयर आर टू मेथड्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। बेटा दो अलग अलग मेथड हैं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के। एक को हम बोलते हैं टीआरटीसी अप्रोच, यानी कि टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच, और एक को हम बोलते हैं एमआरएमसी अप्रोच। ठीक है जी, यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। कितना बड़ा बोलेंगे कुछ नहीं, हमेशा से बोलेंगे टीआरटीसी अप्रोच, एमआरएमसी अप्रोच। आई होप ये बातें क्लियर होंगी। याद है क्या होता है मार्जिनल रेवेन्यू? एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने पर टोटल रेवेन्यू में जो इंक्रीज होता है वो मार्जिनल रेवेन्यू। एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने पर टोटल कॉस्ट में जो इंक्रीज होता है वो मार्जिनल कॉस्ट है। यार इतना तो मेरा ख्याल आप जानते होंगे ना यार, मैं क्या बातें कर रहा हूं आपसे। ठीक है ना जी? बेटा आज का टारगेट सिर्फ ये एमआरएमसी अप्रोच, और इसमें भी बता देता हूं बेटा दो अलग अलग जगहों पर इक्विलिब्रियम की बात की गई है। दो अप्रोचेस हैं इक्विलिब्रियम की, टीआरटीसी अप्रोच, एमआरएमसी अप्रोच। बेटा एमआरएमसी अप्रोच की बात कर रहे हैं, इसमें भी दो अलग अलग बातें की गई हैं। एक तो बेटा व्हेन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, और बेटा एक व्हेन प्राइस फॉल्स विद राइज इन आउटपुट। आपको बता देता हूं, जब पिछला चैप्टर रेवेन्यू पढ़ा ना, वहां पर भी आपने दोनों बातें पढ़ी, मैं याद नहीं आती बस वो बातें लगे। व्हेन प्राइस रिमेन कांस्टेंट, और बेटा व्हेन प्राइस फॉल्स विद राइज इन आउटपुट, वहां भी ये दोनों बातें पढ़ रखी है, दोनों कंडीशन पढ़ रखी है। मैं आपको बता देता हूं कब होता है ऐसा। बाबू परफेक्ट कंपटीशन में ना प्राइस कांस्टेंट रहता है, कुछ कर लो, क्योंकि देखो पहले इतना कट थ्रोट कंपटीशन है कि कंपनी ने प्राइस बड़ा फूक फूक के फिक्स किया होता है। कंपनी को पता है मेरा एक परफेक्ट सब्स्टिट्यूट बैठा है, अगर मैं हल्का सा प्राइस बढ़ाऊंगी ये सारी मार्केट खा जाएगा मेरी। तो कंपनी ने पहले ही प्राइस इतना मिनिमम रखा होता है कि कंपनी प्राइस को बदल नहीं सकती। आप कंपनी को कहोगे ना एक यूनिट खरीदनी है, कंपनी ने अगर कह दिया 10, तो दो भी 10 पे मिलेंगी, तीन भी 10 पे मिलेंगी, चार भी 10 पे मिलेंगी, 50 भी 10 पे मिलेंगी, 500 भी 10 पे मिलेंगी, 50,000 भी 10 पे मिलेंगी। यानी कि अगर आप 50,000 क्वांटिटी लाख क्वांटिटी भी कह रहे हो, कंपनी एक पैसा कम नहीं करेगी। और मैंने आपको एग्जांपल दिया था, देखो ऑल्दो बेस्ट एग्जांपल थम्स अप कोक है, पेप्सी कोक है,
इतना कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, इतने एडजस्टमेंट करके उन्होंने प्राइस फिक्स किया हुआ है कि हल्का सा प्राइस बढ़ाएंगे तो सारी की सारी मार्केट दूसरी कंपनी खा जाएगी। तो बढ़ा नहीं पाते। और मैं कह रहा हूं आप 1 यूनिट खरीद लो चाहे 50,000 खरीद लो, एक ही रेट है। और मैंने आपको कहा था ऐसा एग्जांपल हर फील्ड में मिल जाएगा। मैंने तुम्हें कॉस्मेटिक्स में एग्जांपल दिया था फेयर एंड लवली का। आप ये कहोगे ना पूरी ट्रक भर के पेटियां खरीदनी है, एक ही रेट है। एक सिंगल पीस खरीदना है, एक ही रेट है। होलसेलर जब डिस्ट्रीब्यूटर को कहता है ना एक पीस खरीदना है, जो रेट है वही पूरे ट्रक खरीदने का रेट है। यानी कि अगर आपको मैं ट्रक खरीदना हूं तो कुछ भी गुंजाइश नहीं है। सेम चीज अगर मैं कन्फेक्शनरी शॉप में बात करूं तो मैगी आइटम ऐसी है। अगर आप कहो ना मैगी एक पेटी खरीदनी है और आप कहो मैं पूरे साल भर का इकट्ठा खरीदता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक पाई की कम नहीं करेगा कोई तुम्हें, क्यों वो पहले ही ऐसे रेट पर बिकती है। समझ आ रही है बात? इसको बोलते हैं, इस सिचुएशन को बोलते हैं प्राइस रिमेन फिक्स्ड। 1 यूनिट खरीद लो, 2 खरीद लो, 3 खरीद लो, 4 खरीद लो, हमेशा प्राइस फिक्स है इसका। तो ठीक है जी। और बेटा एक सिचुएशन ये व्हेन प्राइस फॉल्स विद राइज इन आउटपुट। जैसे ही आउटपुट ज्यादा बेचना होगा तो प्राइस गिराना पड़ेगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको दूसरी फील्ड का। जैसे कि स्मार्ट बोर्ड है भैया, कोई परफेक्ट कंपटीशन तो है नहीं यहाँ पर, ठीक है जी। बनाने वाली 4-5 कंपनियां हैं बस, कोई खास कंपनी नहीं है। आधे से ज्यादा स्मार्ट बोर्ड ऐसे हैं जो लैग करते हैं। जैसे मैंने ऐसे किया ना, 1 सेकंड बाद आएगा। बहुत सारे मैंने भी स्मार्ट बोर्ड चलाए, 1 सेकंड बाद आएगा। देख लेना कहीं कहीं स्मार्ट बोर्ड में आपको दिख जाएगा ये लैग। ठीक है जी। अगर अच्छी खासी कंपनी की बात करूं तो 4-5 ही होंगी कि जैसे ही आपने प्रेस किया, जैसे ही कुछ लिखा तुरंत लिखा गया। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होता है जहां कोई परफेक्ट कंपटीशन नहीं होता। मैंने अगर उससे कहा ना मैंने एक अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला, मुझे एक बोर्ड खरीदना है, मैंने कहा जी 1.5 लाख। मैंने कहा जी मेरी कोचिंग इंस्टीट्यूट में 2-3 टीचर बढ़ाएंगे, 2 खरीद लूंगा। तो कह देगा अच्छा 2 खरीद लोगे तो 2,90 का कर दूंगा। मतलब अब 1.5 लाख के नहीं देगा मुझे 2, 1.5 लाख के हिसाब से 2 कितने के, 3 के। उसने प्राइस गिरा दिया। अगर उसको अपना आउटपुट भेजना है प्राइस गिराना पड़ेगा। मैंने कहा 3 खरीद लूंगा, तो अब ये नहीं कहेगा 4,50 के, कह देगा 4,25 में ही दे दूंगा। और मैं कह दूंगा ना मेरा पूरा स्कूल है मुझे 20 चाहिए, तो रेट काफी टूट जाएगा। ठीक है, यानी कि मार्केट दोनों तरीके की है। व्हेन प्राइस रिमेन फिक्स्ड, जितने मर्जी आउटपुट बेचने हो प्राइस फिक्स्ड ही है। और बेटा व्हेन प्राइस फॉल्स विद राइज इन आउटपुट, ऐसे भी बहुत सारे प्रोडक्ट के एग्जांपल हमारे पास हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल अभी देने की कोशिश करी। पहले बताओ दोनों बातें समझ में आई कि नहीं है? ठीक है। अब यार एक बात मैं बता रहा हूं, मुझे नहीं पता कितने लोगों को याद आएगी, वैसे याद आनी चाहिए। बेटा जब ये सिचुएशन हमने रेवेन्यू में पढ़ी थी ना, when price remains fixed, बेटा here price is equals to AR is equals to MR। पता नहीं याद आ रहा, प्राइस बिल्कुल बराबर होता था एवरेज रेवेन्यू के भी और मार्जिनल रेवेन्यू के भी। अगर याद हो बेटा ये कर्व हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस था। नहीं याद है उठाकर देखे, उठाकर देखे ना, याद आ जाएगा पक्का। और मैं कोशिश करूंगा आज भी इस पॉइंट को थोड़ा सा टच कर दूं। ठीक है जी। फिलहाल मैंने तुम्हें सिचुएशन बताने की कोशिश करी, दोनों सिचुएशन समझ में आई? ये देखना जी बाबू, इनके बारे में मैंने कुछ लिखा नहीं है, बस मैंने एक्सप्लेन किया। क्या था, प्रोड्यूसर कैन अटेन द इक्विलिब्रियम लेवल अंडर 2 डिफरेंट सिचुएशन। 2 अलग अलग सिचुएशन है, दोनों में अलग अलग इक्विलिब्रियम देखने का तरीका है। पहले बेटा आज इसका मेरा मुद्दा है, ये कल का मुद्दा है। व्हेन प्राइस रिमेन कांस्टेंट, और मैंने लिखा ये परफेक्ट कंपटीशन में होता है। व्हेन प्राइस फॉल्स विद राइज इन आउटपुट, ये इम्परफेक्ट कंपटीशन में होता है। अभी बेटा हम एमआरएमसी अप्रोच कंटिन्यू कर रहे हैं व्हेन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, ना तो टीआरटीसी अप्रोच की मैं बात कर रहा, ना ही बेटा मैं इस सिचुएशन की बात कर रहा व्हेन प्राइस फॉल्स विद राइज इन आउटपुट। ठीक है, व्हेन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। बेटा ये क्या कहता है, अब थोड़ा आराम से बढ़ना। एमआरएमसी अप्रोच ये कहता है अकॉर्डिंग टू एमआरएमसी अप्रोच प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम रेफर्स टू अ स्टेज ऑफ दैट आउटपुट लेवल एट व्हिच। बेटा एमआरएमसी अप्रोच में इस सिचुएशन में अगर इक्विलिब्रियम अचीव करना है तो 2 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ये 2 कंडीशन क्या है, पढ़ लो आराम से। बेटा पहली कंडीशन है एमआरएमसी के बिल्कुल बराबर होना चाहिए। जितना लिखा मैं उससे 10 गुना अच्छा बताऊंगा बेटा आपको, लेकिन आराम से सुनना पड़ेगा आपको। एक तो कहता है एमआरएमसी के बराबर होना चाहिए। अच्छा जी, मैं अंदर का मैटर कुछ ना, मैं पढ़ा, एमसी इज ग्रेटर देन एमआर आफ्टर एमआर इज इक्वल्स टू एमसी। अच्छा जी बाबू, अब मैं आपको ना ये बात ना बहुत अच्छे से क्लेरिफाई करता हूं, जितना इससे लिखा उससे अच्छे से, आराम से सुनना। बेटा अच्छा एक बात बताओ,
क्या होगा अगर एमआर इज ग्रेटर देन एमसी? मुझे ये बताओ बेटा, ऐसे केसेस में प्रोड्यूसर क्या सोचता है, थोड़ा सा उसके एंगल से सोचने की कोशिश करते हैं। सर एमआर सबको पता है ना, मैंने भी बताया था क्या होता है एमआर। एक एडिशनल यूनिट बेचने पर टोटल रेवेन्यू में जो इंक्रीज हुआ वो एमआर है। मैं कहता हूं पहले मैं 10 यूनिट बेचता था, जैसे ही मैंने 11वीं यूनिट बेची मेरे को रेवेन्यू आया 20 रुपए, ठीक है जी। और मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? एक एडिशनल यूनिट पर जो टोटल कॉस्ट में इंक्रीज हुआ वो मार्जिनल कॉस्ट है। और मैं कहता हूं टोटल कॉस्ट में इंक्रीज हुआ 15 रुपए, यानी कि ये एमसी है। अच्छा, ऐसी सिचुएशन में प्रोड्यूसर क्या सोचता है? प्रोड्यूसर ने पता क्या सोचा होगा, मैंने एक यूनिट फालतू प्रोड्यूस करी, रेवेन्यू मिला 20, कॉस्ट आई 15, 5 का प्रॉफिट। अच्छा एक बात बताओ, ऐसी सिचुएशन में वो कभी प्रोडक्शन बंद करेगा? वो कहेगा यार 5 का फायदा हो रहा मुझे एक यूनिट बनाने से, मैं क्यों बंद करूं? मैं कह रहा हूं जब तक ये, और हम क्या कह रहे हैं, हमें इक्विलिब्रियम निकालना है, मतलब अपोजिशन ऑफ नो चेंज, अपोजिशन ऑफ रेस्ट, जिसके बाद वो प्रोडक्शन नहीं बढ़ाना चाहता या कम नहीं करना चाहता। ऐसी सिचुएशन में प्रोडक्शन बढ़ाना चाहता कि नहीं, बताओ पहले। अरे बताओ भैया, सोचोगे नहीं कुछ नहीं होगा। बढ़ाना चाहता कि नहीं चाहता? ऐसे सिचुएशन बढ़ाना चाहता है, और मैं तो वो सिचुएशन ढूंढ रहा हूं जहां वो बिल्कुल बढ़ाना नहीं चाहता या कम भी नहीं करना चाहता। तो बेटा ऐसी सिचुएशन में प्रोडक्शन बढ़ाएगा, सब मानते हैं। जब तक रेवेन्यू ज्यादा मिलता रहेगा कॉस्ट से बढ़ाता रहेगा प्रोडक्शन, पक्की बात, पक्की बात। फिर एक सिचुएशन आएगी जहां मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो जाएगा। बेटा अभी जो मैंने बात पढ़ी वो कहता है इक्विलिब्रियम तुम्हें यही मिलेगा, यही कहती है एमआरएमसी अप्रोच, यही मिलेगा, लेकिन इसके साथ एक और कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। चलो मैं बताता हूं वो भी कंडीशन के बारे में। बाबू यहां पर नहीं मिलेगा इक्विलिब्रियम में, तो पता है यहां कोई भी प्रोड्यूसर रुकेगा नहीं, उसे लगता रहेगा मुझे प्रॉफिट हो रहा है, मैं क्यों रुकूं, मैं तो प्रोडक्शन बढ़ाऊंगा। यहां आकर वो एक बारी को सोच सकता है प्रोडक्शन रोक दो, वो भी कब सोचेगा ये भी बताता हूं। मान लो ये दोनों बराबर हो गए, उसने एक यूनिट और प्रोड्यूस कर ली, एक यूनिट प्रोड्यूस करी, और दोबारा यही सिचुएशन होगी, मान लो यही सिचुएशन होगी दोबारा। मान लो 4 यूनिट जब उसने प्रोड्यूस करी ना, तो एमआर और एमसी बिल्कुल बराबर हो गए 4 यूनिट प्रोड्यूस करने में। लेकिन जैसे उसने 5वीं करी, फिर रेवेन्यू बढ़ गया कॉस्ट में, क्या यहां प्रोडक्शन बंद कर देगा वो? अब उसे लगा नहीं छठी से फिर फायदा होगा, फिर नहीं रुकेगा वो, समझ रहे हो, वो रुकेगा नहीं। लेकिन अगर यहां पर प्रोड्यूस करने के बाद सिचुएशन ये हो गई, मार्जिनल कॉस्ट बढ़ गई मार्जिनल रेवेन्यू से, तो क्या होगा? सर लॉस आ गया कि नहीं आ गया? यहां पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो आ गई मान लो 18 और रेवेन्यू मिला 16, 2 का नुकसान हो गया। अब उसे समझ में आ जाएगा यार मैंने गलती कर दी, ये यूनिट बनाकर मैं यही ठीक था। बेटा इसने यही बोला कि आपको एमआरएमसी अप्रोच में पता है कहां पर मैक्सिमम प्रॉफिट होगा? जब एमआर और एमसी बराबर हो, पहली शर्त। दूसरी शर्त, जब एमसी ग्रेटर देन हो जाए एमआर के अगली यूनिट प्रोड्यूस करने पर। क्योंकि अगर ये सिचुएशन अचीव हो गई उसके बाद दोबारा यहां आ गए, फिर नहीं रुकता प्रोड्यूसर, फिर भागता रहेगा, उसे लगता रहेगा कि मुझे प्रॉफिट होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा। तो ये अचीव हो जाए, लेकिन उसके बाद ये जरूर हो जाए। देखो ऐसा रियल लाइफ में भी बहुत बार होगा कि एमआर और एमसी 2-3 पॉइंट में बराबर आ रहे होंगे। आज भी जो हम एग्जांपल अभी शेड्यूल कर देखेंगे आप देखोगे एमआर और एमसी 2-3 पॉइंट पे बराबर आएंगे, लेकिन इसके बाद ना ये सिचुएशन जरूर सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये ना दोबारा हो जाए, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में प्रोड्यूसर रुकता नहीं है। क्लियर है बात? अभी तक जो मैंने बात बोली समझ में? तो वो कितना रिपीट कर लेते हैं, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है जी, क्योंकि मेरा टारगेट जितना है वो अगले 10 मिनट के अंदर अंदर हो जाए, तो मैंने 7:30 माइंड अप करना है, वो हो जाए। तो तब प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट क्या बढ़ा था आपने? एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर कॉस्ट। रेवेन्यू जितना ज्यादा है कॉस्ट से, वही आपका प्रॉफिट है। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम से भी पहले इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम क्या है? अपोजिशन ऑफ नो चेंज, अपोजिशन ऑफ रेस्ट, जहां आप अपना आउटपुट ना एक्सपेंड करना चाहता प्रोड्यूसर, ना कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता, जहां प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाए, उसे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम आप बोल सकते हो, ठीक है जी। तो वो उसके बाद हमने पढ़ा 2 अप्रोचेस है, टीआरटीसी, एमआरएमसी। एमआरएमसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, उसमें भी 2 सिचुएशन है, व्हेन प्राइस रिमेन फिक्स, व्हेन प्राइस फॉल्स विद राइज इन आउटपुट। व्हेन प्राइस रिमेन फिक्स की मैं बात कर रहा हूं बेटा, जब भी प्राइस फिक्स होता है प्राइस इज इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू होता है। ये बात लास्ट चैप्टर में पढ़ी थी, नहीं भी पढ़ी तो अभी याद आ जाएगी थोड़ी सी।
ठीक है जी। फिर मैंने आपको दो कंडीशन पढ़ाई, तब आपको ऐसे सिचुएशन में अचीव होगा इक्विलिब्रियम। मैंने आपको पहले बताने की कोशिश करी, अगर एम आर ग्रेटर होगा एमसी से तो क्या होगा, प्रोड्यूसर कभी रोक ही नहीं सकता प्रोडक्शन। हर कोई लालची है यहाँ बैठा हुआ इस दुनिया में बेटा, तभी हम शायद इस दुनिया में हैं। तो बाबू प्रोड्यूसर कभी रोकेगा नहीं प्रोडक्शन, कभी भी नहीं रोकेगा, जब तक उसको फालतू रेवेन्यू मिलता रहेगा कॉस्ट से। लेकिन जब मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर आएगा, तब एक बारी को उसके दिमाग में जरूर आएगा प्रोडक्शन रोक दूं। लेकिन अगर अगली यूनिट प्रोड्यूस करने पे फिर ये सिचुएशन अगर होगी, तो जो पहले हो रही थी सर फिर प्रोडक्शन ही रोकेगा, फिर भगाना शुरू कर देगा। बेटा हमें तो रोकने वाली बात करनी है ना, इक्विलिब्रियम क्या, पोजीशन ऑफ रेस्ट, पोजीशन ऑफ नो चेंज। तो रुकेगा कब वो, अगर इसके बाद तुरंत ये सिचुएशन आ जाए कि मार्जिनल कॉस्ट आ जाए रेवेन्यू से ज्यादा, यानी कि बेटा मेरा लॉस आ जाए, और मैं तो मैक्सिमम पॉइंट का, मैं तो मैक्सिमम प्रॉफिट का पॉइंट ढूंढ रहा था बेटा, तो उसको समझ में आ जाएगा मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट यही है, मुझे इससे ज्यादा बनाने पर नुकसान होने लगा है, तो वो यहां रुक जाएगा बेटा। और यही सिचुएशन बनेगी प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की। क्लियर हुई बात? मैं ये बात पढ़वाऊंगा, लेकिन बेटा मेरे सीक्वेंस से पढ़ना, ठीक है जी। अभी रुक जाओ, अभी कुछ भी नहीं पढ़ता, मैंने सारी बातें लिखी हुई हैं थोड़ी टेक्निकल भाषा। अभी बात को आगे बढ़ाते हैं बाबू। मैंने आउटपुट लिया 1 2 3 4 6, मैंने आउटपुट लिया 1 2 3 4 6। बेटा हमने कंडीशन क्या ली, व्हेन प्राइस रिमेन फिक्स्ड, एक यूनिट बेच लो, दो बेच लो, तीन बेच लो, चार बेच लो, कोई प्राइस हिलने नहीं वाला। ये थम्स अप है बिल्कुल, प्राइस नहीं बदलते वो, चाहे आपका ट्रक भर के लेना है तो भी यही प्राइस है, ठीक है जी। ये रहा प्राइस। बेटा टीआर कैसे निकलता था, पी इंटू क्यू, टोटल रेवेन्यू क्या है, मैंने कितनी क्वांटिटी बेची, किस प्राइस पे बेची, मैंने एक क्वांटिटी बेची 12 के प्राइस पे, टोटल रेवेन्यू मेरा 12। मैंने दो क्वांटिटी बेची 12 के प्राइस पे, मेरी दुकान की सेल 24, मैंने तीन सामान बेचे 12 के प्राइस पे, मेरी दुकान की सेल 36, निकल गया टीआर। टोटल कॉस्ट, बेटा हमने टोटल कॉस्ट पढ़ा हुआ है, सबने पढ़ा हुआ है, इनवर्स एस शेप्ड कर्व शायद याद है आपको, ठीक है जी। और मैं बता देता हूं टोटल कॉस्ट हमने उसी हिसाब से बनाई है कि वो इनवर्स एस शेप बने, एक बात। दूसरी बात, आपको याद है मार्जिनल कॉस्ट कर्व कैसा होता है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व याद है कैसा होता है, सब कुछ पढ़ा बढ़ा के ना भूलना करो बेटा। मार्जिनल कॉस्ट कहीं कुछ होती है, फिर फॉल करती है, फिर बढ़ती है, यू शेप कर्व होता है, याद है। तो अगर आप देखोगे तो टोटल कॉस्ट को इसी हिसाब से डिजाइन किया गया है कि बाद में मार्जिनल कॉस्ट पहले गिरे और फिर बढ़ना शुरू कर दे। तो मैंने टोटल कॉस्ट ले ली बेटा, 13 25 34 42 जो भी ले ली। बाबू एमआर कैसे निकलेगा, एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने पर टोटल रेवेन्यू में जो इंक्रीज होता है वो एमआर होता है, इधर देखना चाहिए। अगर मैं 0 यूनिट प्रोड्यूस करता, मेरा टोटल रेवेन्यू कितना होता, 0। मैंने 0 से 1 यूनिट पर आ गया, एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने पर टोटल रेवेन्यू में जो इंक्रीज हुआ वही मार्जिनल रेवेन्यू है। एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने पर टोटल रेवेन्यू में जो इंक्रीज हुआ वही मार्जिनल रेवेन्यू है। 3 पे देख लो, 4 पे, 5 पे, 6 पे आ गया मार्जिनल रेवेन्यू। निकालना तो सबको आता है मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है ना। और मैं हमेशा बोलता हूं अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो टीआर एट करंट लेवल माइनस टीआर एट प्रीवियस लेवल, 12 माइनस 0 24 माइनस 12 36 माइनस 24। ये देखो बेटा बाबू वो जो कंडीशन मैंने बोली थी अब याद आ गई, P इज इक्वल टू एम आर, पर अगर ए आर निकाल दो तो ए आर भी बराबर, ठीक है, निकाल के देख लेना चाहिए। अभी इतनी बात ओके बेटा। मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकलती है, अगेन बेटा करंट लेवल माइनस प्रीवियस लेवल। ऑल्दो ना फर्स्ट लेवल पे मार्जिनल कॉस्ट लेनी नहीं चाहिए अगर आप समझदार तो, क्योंकि एट 0 लेवल ऑफ आउटपुट टोटल कॉस्ट कभी 0 नहीं हो सकती, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट नाम की कोई तो चीज होगी। जब ये 0 हो नहीं सकती तो 13 माइनस 0 आप 13 कैसे लिख सकते हो, इसको लिखना नीचे डैश है ये बेटा। 25 माइनस 13 12, 34 माइनस 25 9, सब कुछ आ गया, सामने देखते रहेंगे सब कुछ आ गया। प्लीज मेरी तरफ देखना, अभी सबसे काम की बात करने जा रहा हूं, सबसे काम की। बेटा प्रॉफिट निकाल दिया होगा, वो निकाल दिया होगा टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट की परिभाषा यही है, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर कॉस्ट, ठीक है जी। टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट क्या, प्रॉफिट आ गया। अभी मेरा प्रॉफिट से कोई वास्ता नहीं, आप सामने देखो प्लीज। बेटा मैंने अभी सोचा था, अभी डिटरमाइन किया था
कि कहां इक्विलिब्रियम अचीव होगा, जहां एमआर और एमसी बराबर होंगे। और ये बात मैंने आपको कहा था प्रैक्टिकल लाइफ में भी पुत्र ऐसा हो सकता है कि एमआर और एमसी दो तीन पॉइंट पे बराबर हो, पर मैंने कहा था कंडीशन एक नहीं दो है। एक तो एमआर एमसी बराबर हो, दूसरी कंडीशन बिल्कुल आ गई, मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू, तभी आप रुकोगे प्रोडक्शन करने से, वरना रुकोगे नहीं। अभी इधर देखना, एमआर और एमसी बराबर तो हुए, अगले लेवल पे देखो क्या हुआ, अगले लेवल पे मार्जिनल रेवेन्यू फिर ज्यादा हो गया मार्जिनल कॉस्ट से। अच्छा बताओ, ऐसी सिचुएशन प्रोड्यूसर कभी रुकना चाहेगा? भाई यहां क्या हुआ, यहां तो मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो गया, लेकिन अगले पॉइंट पे मार्जिनल रेवेन्यू फिर ज्यादा हो गया कॉस्ट से, उसको लगा यार 3 रुपए प्रॉफिट हो गया एक यूनिट बनाने पर, 12 की बिक गई, 9 खर्चा, 3 आगे, रुकेगा? खुद बताओ, कभी रुकेगा ही नहीं। और फिर कंटिन्यू, फिर एमआर और एमसी बराबर हो गए, लेकिन उससे अगले पॉइंट पे क्या हुआ, मार्जिनल कॉस्ट इस बार ज्यादा हो गई रेवेन्यू से, रेवेन्यू आया 12, खर्चा हो गया 14, हो गया भैया अब नहीं करता प्रोडक्शन, क्योंकि उसको समझ में आ गया कि यहां ही मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। मैंने कहा था इन रियल लाइफ टू ऐसा होगा कि एमआर और एमसी दो तीन पॉइंट पे बराबर होंगे, पर दूसरी कंडीशन बड़ी मैटर करेगी बेटा, समझ आएगा? पक्का से पक्का। बाबू कर्व कैसा होगा, समझदार हो तो कर्व तो बेटा सेकंड की बात है, इधर देखना जी कर्व कैसा होगा बेटा, P इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू ए आर, जीरो जीरो यूनिट बेचो तो भी 12 की बिकेगी, एक बेचो 12 की, दो 12 की, तीन 12 की, चार 12 की, जब भी मर्जी बेच लो 12 की बिकेगी, मार्जिनल रेवेन्यू भी सब पे प्राइस के बराबर 12 12 12, ठीक है बेटा। मार्जिनल कॉस्ट कर्व कैसा था, यू शेप्ड कर्व, कुछ लगभग ऐसा, यानी कि बेटा ये एम आर कर्व को दो जगह पे कट करेगा, एक जगह पे नहीं, और ये बात मैंने शेड्यूल से भी क्लियर करने की कोशिश करी बेटा, मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को दो जगह पे कट करेगी, दो जगह पे करनी है क्या, ये देखो यहां भी इंटरसेक्शन है, यहां भी इंटरसेक्शन है, दोनों 12 12 हो गए, दो जगह पे नहीं कट कर रही, दो जगह पे कट कर रही, लेकिन हमें सेटिस्फेक्शन सॉरी प्रॉफिट सबसे ज्यादा कहां मिला प्रोड्यूसर को, जब बाद में कट किया इसने, ये है वो पॉइंट जहां मैक्सिमम प्रॉफिट हुआ। कट दो ही जगह पे करेगा, लेकिन यहां मैक्सिमम प्रॉफिट, यहां इक्विलिब्रियम हम नहीं मानते, ये है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। क्या समझ में आती है बात? पक्का से। अब वो जो मैंने टेक्निकल मुद्दा लिखा है, मैंने तो कोशिश करी कि मैं एक्सप्लेन कर पाऊं आपको, एक बार ये और ये पॉइंट दोनों पढ़ना फटाफट से। बाबू हमने लिखा एमआर और एमसी बराबर होनी चाहिए, पहली शर्त, कहते हैं एवरी प्रोड्यूसर एम्स टू मैक्सिमाइज द टोटल प्रॉफिट, फॉर दिस अ फर्म कंपेयर इट्स एमआर विद इट्स एमसी। बेटा हर प्रोड्यूसर मैक्सिमम प्रॉफिट चाहता है, उसके लिए वो एमआर और एमसी को कंपेयर करेगा, कहते हैं प्रॉफिट विल इंक्रीज एज लॉन्ग एज एमआर एक्सीड्स द एमसी, प्रॉफिट तब तक रहेगा जब तक एमआर एमसी से ज्यादा रहेगा, एंड प्रॉफिट विल फॉल इफ एमआर इज लेस देन एमसी, प्रॉफिट गिर जाएगा अगर एमआर कम हो जाएगा एमसी से, मतलब कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी रेवेन्यू से। इतनी बात ठीक? तो वो कहता है सो इक्विलिब्रियम इज नॉट अचीव्ड व्हेन एमसी इज लेस देन एमआर, बेटा इक्विलिब्रियम कभी भी अचीव नहीं होगा इस सिचुएशन में, क्योंकि कोई प्रोड्यूसर रेस्ट नहीं करना चाहेगा, उसे लगता है प्रॉफिट है, वो क्यों रुके, वो क्यों रुके, इस सिचुएशन में भी कोई प्रोड्यूसर को रोक लो गया तो कहेगा और प्रोडक्शन करता हूं, नहीं रुकेगा ना वो ऐसी सिचुएशन में। कहता है एज इट इज पॉसिबल टू ऐड टू प्रॉफिट्स बाय प्रोड्यूसिंग मोर, क्योंकि उसको लगता है कि अभी प्रॉफिट और कमाया जा सकता है ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं। कहता है प्रोड्यूसर इज आल्सो नॉट इन इक्विलिब्रियम व्हेन एमसी इज ग्रेटर देन एमआर, कहता है इस सिचुएशन में भी प्रोड्यूसर नहीं रुकेगा, क्योंकि बेटा हम वो पोजीशन ढूंढ रहे हैं मैक्सिमम प्रॉफिट हो, अगर ये सिचुएशन होगी तो यहां तो मैक्सिमम लॉस होगा, अगर कॉस्ट ज्यादा होगी रेवेन्यू से प्रॉफिट होगा, तो यहां तो इक्विलिब्रियम यहां है, यहां वो रुकेगा नहीं, यहां उसको लॉस होगा, तो यहां भी नहीं है, फिर कहां है इक्विलिब्रियम, जब एमआर और एमसी बराबर है वहां है, ठीक है। अब पढ़ो जी सेकंड पॉइंट, कहता है एमसी इज ग्रेटर देन एमआर आफ्टर एमआर इज इक्वल टू एमसी आउटपुट लेवल, दूसरी कंडीशन यही है, जब एमआर और एमसी बराबर हो जाए उसके बाद एमसी ग्रेटर देन एमआर हो जाए, है ना,
अब वो कहता है mr is equals to mc is necessary condition but not sufficient enough to ensure equilibrium। कहते हैं नेसेसरी कंडीशन जरूर है पर इससे इक्विलिब्रियम इंश्योर नहीं होता, क्योंकि अभी आपने देखा 2 पॉइंट पे थे mr और mc बराबर, दोनों में इक्विलिब्रियम था, दोनों पे तो नहीं था। कहता है इट इज बिकॉज mr is equals to mc में occur at more than one level of output, however out of these only that output level is equilibrium output when mc becomes greater than mr after the equilibrium। जब इक्विलिब्रियम आ जाने के बाद mc ग्रेटर देन हो जाए mr से, उसको आप पक्के से इक्विलिब्रियम मान सकते हो। कहता है इट इज बिकॉज mc is greater than mr then producing beyond mr is equals to mc output will reduce the profit। यही होगा जब mr और mc बराबर होंगे और उससे नेक्स्ट पॉइंट पे mc is greater than mr हो जाएगा, प्रॉफिट गिरेगा, प्रोड्यूसर को कुछ समझ में आ जाएगा मैंने गलती कर दी प्रोड्यूस करके, पिछला ही पॉइंट मैक्सिमम प्रॉफिट का पॉइंट था। ठीक है जी, कोशिश तो करी पर भैया इको है टेक्निकल, तो यार लैंग्वेज तो ऐसे ही रहेगी हमेशा, समझ में आना मेन बात है। क्लियर है बेटा बात? लगता है आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय।